जैसे सबसे पहले कंपनी बीकॉम पार्ट 2 में जो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें स्पेशलाइज अकाउंटिंग है, जहां पर जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कंपनी का कर रहे हैं। किसा कर रहे हैं? कंपनी। उसमें आपको बैंकिंग कंपनी मिलेगा और जो कंपनी है वो, इसके अलावा एक चैप्टर है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको अकाउंटिंग करनी है। लेकिन आपने जो 2 चैप्टर पढ़ा उसमें एक लिक्विडेशन कंपनी का सीखा, बोनस कंपनी का सीखा, और ये जो चैप्टर है वो भी कंपनी का है। तो सबसे पहले कंपनी होता क्या है आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। कंपनी क्या है? एज पर सेक्शन, इसका डेफिनेशन जो दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, जो अंडर ब्रैकेट है उसको सब सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब सेक्शन। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल legal person created by law having common shell and perpetual succession. Company is distinct from its members. तो सिंपल सी बात है, कंपनी बिजनेस इंडिया में रन करेगी तो बाय लॉ एंड कंपनी लॉ 2013 को फॉलो करके, जहाँ पर कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, यानी कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं, पर्सन तो है बट आर्टिफिशियल पर्सन जिसको क्रिएट किया जाता है एज पर लॉ, जिसके एक कॉमन सील होते हैं। कॉमन सील जानते होंगे, कंपनी का एक सिग्नेचर होता है जो स्टैम्प का रोल प्ले करता है। एंड अ परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कि कंपनी में मेंबर्स डायरेक्टर आते और जाते हैं, बट कंपनी जो है फोर्सेबल फ्यूचर के लिए अपना बिजनेस ऑपरेशन रन करती है, तो वो कहलाता है कॉन्सेप्ट परपेचुअल सक्सेशन। एंड कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी में जो मेंबर है और कंपनी है वो दोनों सेम नहीं है, अलग अलग होते हैं। यानी अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदा जाए, बेचा जाए, कोई भी लीगल एक्शन लिया जाए तो इन द नेम ऑफ कंपनी लिया जाएगा, मेंबर के नाम पे नहीं लिया जाएगा, और कंपनी का प्रॉपर्टी इसमें रोल है। तो ये कंपनी होगी। अब कंपनी में आप जानते होंगे कंपनी 2 प्रकार का है। ऐसे तो कंपनी 3 प्रकार के, 1% कंपनी है, प्राइवेट है, पब्लिक है, बट यहाँ पर हम लोग 2 कैटेगरी को समझेंगे। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है? प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। क्यों अलग है? प्राइवेट कंपनी में जो कंपनी का नाम जब एंड होता है तो उस नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड विथ PLTD और PVT LTD। तो प्राइवेट कंपनी की पहचान क्या है? प्राइवेट कंपनी लिखा रहेगा। पब्लिक कंपनी का पहचान क्या है? इसका नाम है द नेम ऑफ, ये सब जानना जरूरी है, मतलब अगर जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो ये सब यूज हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीजें हैं। द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी एंड विद LTD।
एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट कंपनी, जैसे मान लो लिखा हुआ है XYZ PLTD, ये प्राइवेट कंपनी, लेकिन लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड, ये पब्लिक कंपनी। अच्छा, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है सुरेश कुमार एंड सन्स, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, क्या ये कंपनी कहलाएगा? ये कंपनी नहीं है, ये कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होगा या पार्टनरशिप फॉर्म होगा, ये नन कंपनी कह सकते हैं। क्या कहेंगे बेटा? नन कंपनी। इसका भी जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो लिखा हुआ है राम एंड कंपनी, क्या ये कंपनी है? क्या ये कंपनी है? ये कंपनी नहीं है, नन कंपनी है। कंपनी लिखने से कंपनी नहीं हो जाता, कंपनी लिखने से कंपनी नहीं होता है। ये गलत फहमी है, लोग समझते राम एंड कंपनी तो कंपनी होगा, नहीं, कंपनी लिख दिया है, एलटीडी वर्ड होना चाहिए, TLTD या LTD, समझ गए ना। जैसे मान लो लिखा हुआ है रामा हार्डवेयर एंड को, ये भी कंपनी नहीं है, ये सब का यूज करना है। अब जैसे कंपनी जब हो, कंपनी का बिजनेस हो या ना हो, उसको ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो। लेकिन प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो तो उसका ऑडिट कंपलसरी नहीं होता, एक लिमिट के ऊपर जब जाते हैं तब ऑडिट करवाते हैं। हमने ऑडिट का जिक्र क्यों किया? बिकॉज ऑडिट फी का एक टॉप पॉइंट आएगा, एक्सपेंसेस आएंगे, जिसकी कैटेगरी करने पे कैसे उसको बांटना है, कहीं बांटना है कहीं नहीं बांटना। ऑडिट ऑफ कंपनी इज कंपल्सरी, चाहे कोई भी कंपनी हो, इधर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर कंपनी, अब जैसे मान लीजिए अब कोई भी प्रोप्राइटरी बिजनेस शुरू है, एस्टैब्लिश हुआ, तो उसको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, यानी वो बिना रजिस्टर का बिजनेस ऑपरेट कर सकती है। लेकिन कंपनी जब आप बिजनेस रन करते हैं कंपनी, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट। क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट, यानी रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज मैंडेटरी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी है। कंपनी मस्ट गेट certificate of registration, किससे लेगा? फ्रॉम ROC। ROC का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्री करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब जब सर्टिफिकेट अगर मिलता है ना, तो ROC दो प्रकार का सर्टिफिकेट इशू करती है। सर्टिफिकेट कितने का इशू करेगी? दो प्रकार का, बता सकते हैं कोई बच्चे? हाँ, एक मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक में पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से यह पता चलता है कि कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है, मतलब रजिस्टर्ड हो गई। ठीक है, दिस सर्टिफिकेट इंडिकेट्स that company
हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। ठीक है। दूसरा सर्टिफिकेट मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट सुनते होंगे, 11th में ही पढ़े होंगे, राम कमेंस बिजनेस विद कैश, ऐसा कुछ। तो कमेंस मतलब होता है स्टार्ट करना। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट सेकेंड मिलते हैं, मतलब कि बाद में मिलते हैं। पहले इनकॉर्पोरेशन यानी आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, अब बाद में आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा कि लीजिए भैया आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी कैन ऑपरेट देयर बिजनेस इन द नेम ऑफ कंपनी। दिस सर्टिफिकेट, ये हम किसका सब अभी डिस्कस कर रहे हैं? कंपनी का बात कर रहे हैं। इंडिकेट्स दैट कंपनी कैन नाउ commence its business in the name of company, in the name of registered company. Okay, in the name of registered company, जिस कंपनी का रजिस्टर है। अब सर ये ध्यान रखिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी एक छोटी कंपनी होती है एज कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं करती। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में होता है कि लिमिटेड पर्सन होते हैं, लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, तो किसके मेंबर की संख्या मैक्सिमम 200 होती है। तो प्राइवेट कंपनी के लिए आरओसी थोड़ा सा और सेबी थोड़ा सा लिबरल है एज कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी। तो लिबरल क्या है? जैसे हमने बोला कि 2 सर्टिफिकेट मिलता है, तो प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस शुरू जब करेगी तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेने का वेट नहीं करना है। यानी प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस शुरू करेगी जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, बिजनेस शुरू कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी को अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसको दोनों सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा, तो मेरे साथ बिजनेस उसे खराब हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिला है, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, बट इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी नहीं करेंगे। आप पहले से जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन रही होगी, क्योंकि डायरेक्ट कोई कंपनी में ना बनता है। जैसे मान लो एकेडमी ऑफ कॉमर्स है, तो ये अभी प्रोप्राइटरशिप है, तो अपना कोचिंग चला रहे हैं, तो किस नाम पे चला रहे हैं? एओसी। और मान लीजिए हमने अप्लाई किया आरओसी में रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आज सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा मुझे, लेकिन आज हमने अप्लाई किया तो इस पे खर्चा किया हमने, कंपनी की हम इस पे खर्चा कर रहे हैं, बट सारा खर्चा भी रहेगा पड़ा हुआ, इस एओसी के नाम से बिजनेस चलेगा। जो भी पैसे आएंगे पैसे जाएंगे सब एओसी के नाम से चलेगा। अब आरओसी हमको सर्टिफिकेट ऑफ, हमने मतलब पब्लिक कंपनी का अप्लाई किया है, हम शेयर इशू करेंगे मान लीजिए इस प्रकार। तो पब्लिक कंपनी के लिए अप्लाई किया तो पहले आरओसी को क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कमेंसमेंट, इनकॉर्पोरेशन देगा। तो हमने इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लिया, तो हमको क्या पता चलेगा इससे कि मेरा कंपनी रजिस्टर्ड हो गया। उसके बावजूद भी अब हम काम करते रहेंगे, कोचिंग चलता रहेगा, सब चलता रहेगा, लेकिन द नेम ऑफ ये एओसी चलता रहेगा। जैसे फिर बाद में हमको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल गया, अब ठीक है, अब हम सारा काम करेंगे किसके नाम से? कंपनी के नाम से। तो उसके बीच में जो खर्चा हुआ है वो सब खर्चा एक प्रोमोटर का खर्चा होता है। किसका खर्चा होता है? प्रोमोटर कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो सारा खर्चा प्रोमोटर का है। या तो कंपनी हमको पैसा देगी या उसके वजह से शेयर देगी। इसलिए देखिए कॉलेज के 12th में आप लोग शेयर इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर्स सुने हैं कभी? सुने होंगे, 100% सुने होंगे, याद हम नहीं पूछेंगे बट ऐसा था। तो शेयर इशू टू प्रोमोटर का मतलब क्या हुआ? प्रोमोटर जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में खर्चा कर रहा है उसके वजह से कंपनी शेयर दे दी। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी कैन run its business after getting the certificate of क्या?
Incorporation. However, public company can only run its business when certificate of commencement obtained मतलब प्राप्त रिसीव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात यह आ रही है कि सर हमारा चैप्टर क्या है। चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर एंड आफ्टर टू इनकॉर्पोरेशन। तो हमें प्रॉफिट और लॉस इनकॉर्पोरेशन के पहले भी हो सकता है, क्योंकि जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, कमेंस कर रही है, तो सर उसके पहले तो बिजनेस रहा होगा ना, तो उसके पहले जो बिजनेस रहा होगा कंपनी के नाम से नहीं रहा होगा। या हो सकता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लिया, एक दोनों इनकॉर्पोरेट साथ में मर्ज हो गया, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पकड़ेंगे। एक पॉइंट क्या पकड़ेंगे, कभी भी इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल को, 1 जनवरी को, 31 मार्च को ही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी भी हो सकता है, आज मान लिया 29 सितंबर आज होगा, 30 सितंबर होगा, 1 जुलाई को होगा, 30 जून, कभी भी हो सकता है। तो हमें एक पॉइंट, एक चीज और ध्यान रखना है कि कंपनी जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है, तो मेंटेन शुरू कभी भी कर सकती है। कंपनी अपना बिजनेस जैसे शुरू किया, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट शुरू हो गया वहां से, लेकिन उसको एंड करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर को, तो 31 मार्च को। तो कहीं ना कहीं हम अप्रैल से मार्च चल रहे हैं, हमारा पीरियड एक अप्रैल से मार्च है, लेकिन हमारा इनकॉर्पोरेशन जून में हुआ। कब हुआ? जून में। तो जून के बाद ना हम इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कहलाएगा, यानी कंपनी के नाम से जो भी एक्टिविटी होगी वो जून के बाद होगा। यानी जिस पॉइंट को, जिस डेट को हमने इनकॉर्पोरेट किया उसके बाद, तो उसको बोलते हैं आफ्टर। क्या बोलते हैं? आफ्टर। आफ्टर का एक वर्ड है पोस्ट। ये जो आफ्टर लिखा हुआ है इसका पोस्ट बोलते हैं। पोस्टपेड सुने होंगे ना, पोस्टपेड मोबाइल। तो पोस्टपेड क्या होता था कि आप बात कर लेते हैं तब पैसा देते हैं, बाद में देंगे। तो पोस्ट मतलब होता है आफ्टर। पोस्ट मतलब क्या होता है? आफ्टर। और एक प्री होता है, प्रीपेड सुने होंगे। तो प्री को ही प्रायर कहते हैं। प्रायर मतलब बिफोर। प्रायर मतलब क्या होता है? बिफोर। तो यानी अब बिजनेस पूरा साल भर चला, तो एक पॉइंट पे वो इनकॉर्पोरेट हुआ, तो इससे पहले जो भी सेल्स एक्सपेंसेस होंगे उसके हम नेट ऑफ करके प्रॉफिट या आएगा या लॉस आएगा। तो ये प्रॉफिट या लॉस क्या कहलाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। और इनकॉर्पोरेट हुआ, इसके बाद भी बिजनेस चल रहा है, यहाँ भी सेल हुआ, यहाँ भी एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ का जो हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे वो प्रॉफिट लॉस क्या कहलाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अब बोलेगा सर 2 बार क्यों निकालेंगे, एक के बाद निकाल लेते हैं ना, एक के बाद निकाल लेते हैं, पहला 2 बार मेहनत करवा रहे हैं आप। प्रॉफिट वो उसी का है, वो उसी का है, नहीं, ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाता है। कंपनी जो बिजनेस ऑपरेशन करती है उससे जो प्रॉफिट आता है उसको रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके बाद ना कंपनी के नाम से बिजनेस हुआ। कंपनी इनकॉर्पोरेशन पहले कंपनी के नाम से बिजनेस थोड़ी हो रहा था, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हो रहा था। एस चंद के नाम से हो रहा था, राम एंड सन्स के नाम से हो रहा था, XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हो रहा था, अब XYZ लिमिटेड बन गया है। तो सर इनकॉर्पोरेशन से पहले आपका कुछ नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां का जो प्रॉफिट लॉस है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस प्री इनकॉर्पोरेशन जो प्रॉफिट लॉस है, दिस इज नॉट द रेवेन्यू प्रॉफिट, दिस इज नॉट द रेवेन्यू लॉस। अगर लॉस है तो रेवेन्यू लॉस नहीं कहलाएगा, प्रॉफिट है तो रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। लेकिन कौन सा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं कहलाएगा? प्री वाला कि पोस्ट वाला? प्री वाला। पोस्ट वाला तो रेवेन्यू प्रॉफिट ही है, प्री वाला नहीं कहलाएगा। तो प्री वाला क्या कहलाएगा सर? प्रॉफिट 2 प्रकार का होता है, एक रेवेन्यू प्रॉफिट होता है और एक कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, और प्री इनकॉर्पोरेशन का अगर लॉस होता है तो उसको कैपिटल लॉस कहलाएगा। जो प्रॉफिट या लॉस प्री का होगा उसको गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट जो ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, और अगर लॉस होता है तो कहां ट्रांसफर करते हैं? गुडविल में। कॉन्सेप्ट याद करिए, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। किसी के बिजनेस को खरीदते हैं तो अगर हमको फायदा होता है तो उसको कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, नुकसान होता है तो कैपिटल लॉस बोलते हैं। अगर एसेट्स ज्यादा है तो कहां चला गया? कैपिटल रिजर्व, और एसेट्स कम है तो गुडविल चला गया। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रॉफिट एंड लॉस, प्रायर एंड आफ्टर to incorporation indicates that the company profit prior to incorporation and company's profit after incorporation. Any profit or loss before incorporation is the nature of capital profit or capital loss. Capital profit will be transferred to कैपिटल रिजर्व अकाउंट. कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट. कैपिटल लॉस will be transferred to गुडविल अकाउंट. कोई दिक्कत नहीं है. Any profit or loss after incorporation is the nature of revenue profit. किस नेचर का होगा? रेवेन्यू. देखिए एग्जाम में जब सवाल बनाइएगा ना, न्यूमेरिकल्स लिखते हैं, जैसे मान लो तो अब ये बना है, स्टेटमेंट बना है, उसमें प्री का लिख दिए, पोस्ट का लिख दिया, आपको कोई प्रॉफिट आया दोनों का, तो वो हम बनाकर उसको एंड मत कर लीजिए सॉल्यूशन. उसके बारे में लिखिए नीचे नोट 1. प्रॉफिट मान लो प्री का आया 15,000 आया, देखो द प्री प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज 15,000 एंड इट इज द नेचर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, hence it will be transferred to capital reserve. फिर नोट 2 लिखो. प्रॉफिट पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन इज द नेचर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट. क्या हुआ? अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना? नहीं हो रहा. अब हो रहा है. कितना देर से रिकॉर्ड नहीं होता? हो रहा है. बस शो कर रहा है. अच्छा शो करता हूँ. ठीक. कहाँ थे हम लोग? हाँ नोट 2. प्रॉफिट पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन इज द नेचर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं? एसपीएल में पीएल अकाउंट का पार्ट होते हैं. तो सवाल न्यूमेरिकल्स बनाइए तो बनाकर छोड़ मत दीजिए, उसके बाद कुछ लिखिए बढ़िया से, सजा के लिखिए, क्योंकि 3 घंटा आपको मिलता है और नंबर मिलता है सजाने का. हम किसी को इम्प्रेस कैसे करते हैं? दिखा करके ना. बात समझ में आ रही है? आप मान लीजिए कि आप किसी के यहाँ साइकिल से पहुंचते हैं तो प्लास्टिक का कुर्सी मिलेगा बैठने के लिए और वो पैर से घस डालते हैं, बैठे. और उसी के आप मान लीजिए 4 चक्का से जाते हैं, तो अंदर बुला के सोफा पर बैठाएगा अपना गमछा से झाड़ के.
कभी नोटिस करिएगा या किसी के घर पे देखिएगा कि उसके यहाँ 2 आदमी पहुंचा है, कार से पहुंचा है, साइकिल से पहुंचा, साइकिल वाला का बात गेटे पर हो गया होता है। कार वाले का बात क्या होता है, घर में अंदर में होता है। साइकिल में 2 चक्कर लगा रहे हैं। जो भी है, तो सिंपल सी बात है, जो दिखता है वो दिखता है। तो हमको अब नंबर चाहिए एग्जाम में, तो नंबर चाहिए तो हम उसको मजबूर कर देंगे कि भैया 20 में 19 ना 20 में 20 देते हैं। तो इसके लिए आप हर पॉइंट को लिखिए कि उसको डाउट ना हो कि बच्चा कैसे लिखा है, मतलब कि उसको इतना समझा दीजिए कि वो वहीं पे पढ़ लेगा कि हाँ अरे भाई बात सही लिखा है बच्चा, और वो इंप्रेशन जगता है कि हाँ बच्चे के पास एक डीप कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए आपने लिख दिया प्री प्रॉफिट इतना आया, 12,000 आया, ये पोस्ट आया, आंसर हो गया, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये डीप कॉन्सेप्ट क्या है कि आप उसको एक्सप्लेन कर दिए कि हाँ प्री प्रॉफिट ये है, ऐसे आया, ये नेचर है। तो जो एग्जामिनर ने चेक करा वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है ना, कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा पढ़ लिख के वो कॉपी चेक कर रहा है। आप ही मत समझिए कि बिहार यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनर होता है वो ऐसी बस उसको मिल जाता है आंसर शीट और चेक करता है, ऐसा नहीं होता है। आजकल टैलेंटेड लोग आ गए यहाँ पे, नेट क्वालिफाई करके आते हैं, पढ़ के आते हैं। कंपटीशन है लाइफ में, जब कंपटीशन है तो कंपटीशन में कोई अच्छा ही कैंडिडेट जाता है ना, तो वहाँ पर कॉपी बड़ी ध्यान से चेक होता है। तो हर चीज को एक्सप्लेन करिएगा, ये ध्यान रखिए। और इंग्लिश में स्टेट करिएगा तो और मजा आ जाएगा, है ना, पूरा 20 में 20 देगा। तो हम लोग कहा थे एनी प्रॉफिट और लॉस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इज द नेचर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू प्रॉफिट फिर दिखा रहा है, और रेवेन्यू लॉस will be transferred to SPL। SPL का फुल फॉर्म क्या होता है? हम SPL क्यों लिखे, हम PL क्यों लिखे? क्योंकि कंपनी में स्टेटमेंट, वेरी गुड, कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस करना है। अच्छा ये बताइए, अब आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछते हैं, कंपनी को जो रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ, कैपिटल प्रॉफिट हुआ, कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो कौन सा प्रॉफिट यूज करेगी? कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो कौन सा प्रॉफिट यूज करेगी? रेवेन्यू प्रॉफिट विल बी यूज। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, प्री और पोस्ट। मान लो कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो इनकॉर्पोरेटेड हुआ 1 जुलाई 2022 को, और इसका फाइनेंशियल ईयर है 2022-23। एंड मान लो डायरेक्ट प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट ऑफ कंपनी 2022-23 का 42 लाख है। कितना है? 42 लाख है। अब मुझे बताइए कैपिटल प्रॉफिट कितना होगा, और बताइए, 1 मिनट का टाइम आप लोग को बताइए। तो ऑपरेट हुआ है तो 30 जून तक प्री इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा। बोलिए हाँ या ना? यस सर। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना हो गया? 3 महीने। अप्रैल टू जून, दैट इज 3 मंथ्स। होल्डिंग में भी ये निकालना था प्री पोस्ट, याद है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कब से होगा? जुलाई से अगले साल मार्च। कितना महीना हो गया? 9 महीना। अब ये पूछ मत दीजिएगा सर कितना महीना लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, खुद अपना दिमाग लगा। कभी कभी बच्चा पूछ देता है कि सर कितना महीना दिख रहा है? 3 महीना है, ठीक है ना?
तो 42 लाख जो प्रॉफिट है वो कंपनी का कितना महीने का है? 3 पूरे महीने में 12 12 महीने का है, ठीक है, 22 लाख। ठीक है ना? तो कैपिटल प्रॉफिट कितना जाएगा? 42 लाख इंटू 3/12, बताइए कितना आएगा? 10 लाख 10 लाख आएगा। 10 लाख 50 हजार। 10 लाख 50 हजार। और ये आ जाएगा 31 लाख 50 हजार। समझ में आया? कोई दिक्कत? प्री प्रॉफिट समझ गए, पोस्ट प्रॉफिट समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर है? अच्छा, ऑडिट का लिखवाया था कि ऑडिट इज कंपल्सरी, नहीं लिखा था क्या? खाली ऑडिट कंपनी इज कंपल्सरी है द प्राइवेट कंपनी, हाँ लिखवाया। प्राइवेट पब्लिक का ऑडिट क्या है? कंपल्सरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन सारा क्वेश्चन ये तो नहीं बोलेगा कि भैया ये इतना तारीख को इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये प्रॉफिट है, बताओ क्या होगा। ये तो सिंपल सा हमने टर्म बताया, ये तो एट लास्ट कैलकुलेट किया जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने से पहले एक्सपेंसेस आते हैं, रेवेन्यू आते हैं। क्या आते हैं? एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। रेवेन्यू में जैसे कंपनी का जो रेवेन्यू होता है, पता है कितने होते हैं रेवेन्यू कंपनी के? या आप कह सकते हैं कंपनी के इनकम कितने होते हैं, पता है? कितने प्रकार के इनकम कंपनी को होते हैं? कंपनी के इनकम 2 प्रकार के होते हैं। बोलेगा तो ये प्रकार का इनकम होता है? 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कहलाता है बेटा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हुआ जो कंपनी का मेन बिजनेस ऑपरेशन है, उसके जो पैसे आ रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं नेट सेल्स। क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, नेट सेल्स बोलते हैं, ग्रॉस सेल नहीं बोलते हैं। बोले बाबा रे बाबा, इतना टेक्निकल है। हाँ, नेट सेल कैसे निकलता है? ग्रॉस सेल्स माइनस सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का एक और नाम है, बता सकते हैं? सेल रिटर्न का एक और नाम है रिटर्न। वेरी गुड, रिटर्न इनवर्ड। अब सर अगर सपोज करिए क्वेश्चन में ले देता है बाबा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मान लो लिखा हुआ है 12,20,000। देखिए ट्रैप मारेगा। ट्रैप समझते हैं? नहीं समझ? अरे क्या बात करते हैं, ये सिर्फ पर ट्रैप नहीं जानते हैं। ट्रैप का मतलब होता है जाल। ट्रैप का मतलब क्या होता है? जाल। ट्रैप मारने का होता है, जब हम बोलते हैं ट्रैप है तो समझ लो कोई फंसाएगा, पॉइंट है ना। एग्जाम क्वेश्चन नहीं फंस बता रहे भाई, पॉइंट कैसे याद करो, सब पॉइंट समझ में आ रही, पॉइंट नहीं मिला रहा, क्या करेंगे? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 12,20,000। और सेल रिटर्न है आपका 20,000। अब मुझे बताइए नेट सेल कितना आएगा? 12 लाख 20 हजार। नेट सेल कितना आएगा आप लोग बताइए बेटा, ध्यान से बोलिएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,20,000 है और सेल रिटर्न है 20,000, तो नेट सेल कितना होगा? तो बताओ सृजन, अपना दिमाग लगाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। तो बताओ कैसा वैभव? 12-20। तो बताओ तीनों, सन्नाटा है। इसमें कैलकुलेटर कॉपी की जरूरत नहीं है, हाथ से तो हो जाएगा। कितना होगा? बोलो होगा, बोलो अभी मत बोलेगा। अभी सर अभी तुरंत आया तो मैं सुन रहा है। 12 लाख 12 लाख। और कोई? कितना होगा? 12,40 होगा। 12,40। कोई और बोलो। 12,20,000 होगा। आप बोल रहे ट्रैप है।
मछली जब पानी में पकड़ना होता है, सारा मछली पकड़ाता है मछली पानी का, कोई भी तेज होता जानता है निकल जाता है। देखिए अब हम वही बता रहे हैं, रेवेन्यू का ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, इसको नेट सेल ही बोलते हैं। तो दोनों तो सेम ही है। तो ऑलरेडी रेवेन्यू का ऑपरेशन दिया हुआ है 12,20,000, तो नेट सेल भी 12,20 होगा। अब नेट सेल आता कैसे है, तो नेट सेल आता है ग्रॉस सेल से। हाँ, यहाँ अगर हम सवाल पूछ दे कि बताओ ग्रॉस सेल कितना होगा, सृजन तुम बताओ ग्रॉस सेल कितना होगा। ग्रॉस सेल कितना होगा आप बताइए ना। 12,40 बहुत अच्छा जवाब आया, 12,40। इसमें क्या करेंगे, नेट सेल प्लस सेल रिटर्न कर देंगे। ग्रॉस सेल में रिटर्न जुटा हुआ होता है, नेट सेल में रिटर्न माइनस होता है, ठीक है ना। तो 12,20,000 प्लस 12,40,000, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर जैसे 12 लाख मान लीजिए रेवेन्यू का ऑपरेशन, और हाँ पहला इनकम तो रेवेन्यू का ऑपरेशन होता है, दूसरा इनकम कंपनी का होता है अदर इनकम। क्या होता है होगा, मतलब मेन हेड्स ऑफ इनकम कंपनी के दो है। मेन हेड्स ऑफ इनकम कंपनी कितने हैं, दो। इसमें एक बिजनेस का जो भी ऑपरेशन से इनकम आता है उसको रेवेन्यू का ऑपरेशन बोलेंगे। इसके बाद कोई भी इनकम है तो अदर इनकम बोलेंगे। जैसे कंपनी को डिविडेंड मिला, क्या कंपनी को डिविडेंड मिल सकता है कि कंपनी हमेशा डिविडेंड देवे करेगी, मिल भी सकता है। कंपनी मान लो एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो डिविडेंड मिलेगा। और क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट इनकम हो सकता है। और क्या हो सकता है, बहुत इनकम है, बैटरी रिकवर हो सकता है ना, बैटरी रिकवर जानते हैं ना। और क्या हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव हो सकता है। और क्या हो सकता है, कमीशन आ सकता है। और क्या हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो सकता है। बहुत सारे इनकम होता है। अब यहां बात आ रही है कि सर मान लो कि सेल्स है कंपनी का 16 लाख रुपया। ध्यान सुनिएगा, कंपनी का सेल कितना है, 16 लाख। सेल करते हैं तब डेटर बनता है ना, बनता है। और डेटर पे ही क्या होता है, बैड डेट होता है। मेरा ये क्या कहना है कि जैसे जब हम कंपनी का प्री और पोस्ट का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट और अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा। ये प्रोपोर्शनेट और अपॉर्शनमेंट किसका करना पड़ेगा, इनकम और एक्सपेंसेस का। जैसे हम कोई भी खर्चा करते हैं, किए जा रहे हैं, मान लो कि प्री इनकॉर्पोरेशन में क्रेडिट सेल किए, अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में मुझे उस डेटर से पैसा मिल रहा है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब मान लो कि जब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन डेटर से पैसा मिल रहा है तो वहां पर कुछ बैड डेट हो गया, ऐसा हो सकता है। तो अब दूसरा बात हो सकता है कि मान लो कि मशीन है, उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो मशीन पर डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं, साल के अंत में करते हैं। जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ उस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होता है कि हाँ पीएल बना दो। जिस दिन इनकॉर्पोरेशन होता है उस बस काम चलते रहता है, आपको एक डेट मेंशन करना पड़ता है कि हाँ इस डेट को इनकॉर्पोरेट हुआ है। और जब साल का अंत होता है तो वहां पर हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं कि हाँ प्री वाला कितना है, पोस्ट वाला कितना है। उसके लिए इनकम और एक्सपेंस का आप लोगों को बंटवारा करना पड़ता है। तो सर बंटवारा करने के लिए हमको रेशियो अनुपात चाहिए, क्या चाहिए, अनुपात। क्या ये पॉसिबल कि हर महीना सेल सेम वैल्यू का हो, नो सर। सेल कैसे होता है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स पे होता है। सेल कैसे होता है सर, सीजन के बेसिस पे होता है। अभी से फेस्टिव सीजन है तो आप देखिए बहुत सारे फेस्टिवल प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का सेल ज्यादा होगा, कार की बिक्री ज्यादा हो जाएगी। लगन का सीजन होता है उसमें ज्वेलरी का सेल ज्यादा होता है, कार का सेल ज्यादा होता है। तो सेल जो है इवनली हर महीने बराबर नहीं होते, डिपेंड करता है सीजन के अनुसार। तो अब बात ये कि सर कुछ चीज ऐसे है कि जो टाइम बेसिस पर दिए जाते हैं। जैसे मान लो कि जिस प्रीमिसेस में मेरा बिजनेस चल रहा है उस प्रीमिसेस में का हम रेंट पे करते हैं। रेंट मान लो महीने का 1 लाख रुपए है तो साल भर का कितना रेंट होगा, तो 12 लाख। अब मान लो कि इनकॉर्पोरेशन का पीरियड प्री वाला 3 महीना है, पोस्ट वाला 9 महीना है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि रेंट में हमको प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीना प्री इनकॉर्पोरेशन का रेंट खर्चा मान लेंगे और 9 महीना पोस्ट का मान लेंगे ना। लेकिन 3 महीना प्री में हमने टोटल सेल मान लो किया 16 लाख। कितना किया, 16 लाख। 16 लाख में
6 लाख सेल मान लो प्री का है और 10 लाख पोस्ट का है, तो अब सेल का रेशियो अलग हो गया। 6 लाख और 10 लाख अगर हम कहें कि सर प्री का 6 लाख है, यानी पहला 3 महीना में हम 6 लाख का बेचती है, अगला 9 महीना में हम बेचती है 10 लाख का। तो यहां पर जो सेल से रिलेटेड खर्चा होगा, सर सेल से रिलेटेड खर्चा क्या होगा ना, कैरेज वगैरह दे रहे होंगे, मेरा पैसा डूब रहा होगा, सेल्समैन को कमीशन दे रहे होंगे, बैड डेट हो गया होगा, कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो हम टाइम बेसिस पे नहीं बात करते, डिस्काउंट दे रहे हैं, वो सेल के अकॉर्डिंग होता है। अगर जिस महीना ज्यादा सेल होगा कमीशन उस महीना ज्यादा देंगे, जिस महीना सेल कम होगा उस महीना कमीशन कम होगा। बात समझ में आ रही है ना। अब अगर हम टाइम के बेसिस पे देखें हम, तो मान लो कि टाइम हमने बोला 3:9, प्री का 3 महीना था और पोस्ट का कितना था 9 महीना। इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, यस 1:3। तो ये टाइम रेशियो कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, टाइम रेशियो, यानी 1:3 टाइम रेशियो। लेकिन सेल रेशियो क्या हो जाएगा, 6:10 हो जाएगा, कट सकता है। 3:5। अब बताइए क्या दोनों सेम है? नहीं है। अब मान लो कि हमने 16 लाख, जैसे मान लो कि मेरा प्रॉफिट हुआ मान लो कि 4 लाख का, प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट जो है किस पे डिपेंड होगा, टाइम पे कि सेल पे। प्रॉफिट कैसे मतलब प्रॉफिट अगर आया 4 लाख रुपया तो सेल के अनुसार आया कि टाइम के अनुसार आया, सेल्स के अनुसार आया। जिस महीना ज्यादा सेल करेंगे उस महीना प्रॉफिट जब बन गया, तो ये 4 लाख रुपया को हम ऐसे बांटेंगे, बोलिए हाँ है ना। अब 4 लाख अगर मान लो कि हमारा प्रॉफिट है कि सर टोटल प्रॉफिट 4 लाख है, तो आपने देखा ना कि सर प्री का प्रॉफिट कितना है, पोस्ट का प्रॉफिट कितना है, तो 4 लाख अगर सेल प्रॉफिट है तो प्री का प्रॉफिट कितना कहलाएगा, रेशियो निकाल लेंगे 4 लाख इंटू 3/8 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1,50,000। और पोस्ट का प्रॉफिट निकालेंगे तो 4 लाख, मान लो ये ग्रॉस प्रॉफिट था, क्या था बेटा, ग्रॉस, जीपी समझते हो ना, इंटू 5/8 कितना जाएगा 2.5 लाख, 2,50,000। ठीक है। लेकिन मान लो कि हमने रेंट देना है, हम रेंट 12 लाख बोल दिए थे, थोड़ा सा ज्यादा हम कर दिए इसके अकॉर्डिंगली। मान लो रेंट है आपका 60,000, रेंट कितना है बेटा, तो अब इसको रेंट टाइम बेसिस पे देते हैं, मंथली देते हैं, तो रेंट 60,000 तो कितना महीने का है, तो प्री वाला महीना 3 है ना, तो रेंट निकल जाएगा 3 महीने का, 60,000 डिवाइडेड बाय 12, 1 महीने का आ गया, और 3 से गुना कर दो, कितना आएगा 15,000। और पोस्ट का रेंट कितना आ जाएगा 9 महीने का, 60,000 गुने 9/12 कितना आ जाएगा 45,000। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही है। तो इनको जब ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन प्रॉफिट निकालेंगे हमको बहुत सारे एक्सपेंसेस और इनकम मिलेंगे, उस एक्सपेंसेस इनकम को हमको कैटेगोरिकली टाइम और सेल्स के रेशियो में बांटना पड़ेगा। जो सेल्स के बेसिस से वो सेल पे बटेगा, जो टाइम के बेसिस पे टाइम पे बटेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर मान लीजिए कि मेरा एक स्टाफ था, उसको हम सैलरी दे रहे थे, इनकॉर्पोरेशन से पहले उसको अपने स्टाफ एम्प्लॉय बनाए हुए थे, उसको सैलरी दे रहे थे 5 महीना का। जैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो हम उसको मैनेजर बनाते हैं या डायरेक्टर बनाते हैं, और उसका हम सैलरी 20,000 कर दिए, तो सिंपल सी बात है, इनकॉर्पोरेशन पहले वो एम्प्लॉय था तो उसका सैलरी निकाल लीजिए और प्री में डाल दीजिए। इनकॉर्पोरेशन के बाद वो डायरेक्टर बन गया, उसका सैलरी 20,000 हो गया तो उसका पोस्ट में डाल दीजिए। उसी प्रकार एक नॉन कंपनी बिजनेस चल रही थी, उसका वो कंपनी में रजिस्टर्ड हुआ, नॉन कंपनी बिजनेस चले तो कंपनी में क्या हुआ, रजिस्टर्ड हुआ। तो नॉन कंपनी बिजनेस का ऑडिट कंपलसरी नहीं है, ये पता है आपको, कंपनी का ऑडिट कंपलसरी है। तो सर ऑडिट फी अगर उस सिचुएशन में हम ऑडिट फी दिए तो किसका मानेंगे, प्री का मानेंगे कि पोस्ट का मानेंगे कि दोनों का मानेंगे। उस केस में देखिए ध्यान से, हमने बोला कि नॉन कंपनी का ऑडिट कंपलसरी नहीं है, तो उस केस में जो ऑडिट फी दी है वो किसका दिए होंगे, कंपनी के लिए दिए होंगे, कंपनी का ऑडिट हुआ होगा। तो उस केस में जितना भी ऑडिट फी वो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल बेसिस पे पोस्ट का माना जाएगा, वो प्री में जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सर प्री में ऑडिट का काम होवे नहीं करेगा ना, वो तो नॉन कंपनी था। अब आपका एक सवाल और बनेगा, सर मान लीजिए प्राइवेट कंपनी से इनकॉर्पोरेशन पब्लिक कंपनी में हो गया, वहां ऑडिट फी है, तब क्या करेंगे। अब कंपनी का ऑडिट तो कंपलसरी है, चाहे वो प्राइवेट हो या तो उस केस में ऑडिट फी दे रहे हैं तो उसको सिर्फ पोस्ट में नहीं डालेंगे, उसको टाइम बेसिस पे बांट देंगे, प्री में भी नहीं डालेंगे सिर्फ
दोनों में डालेंगे तो उसको टाइम बेसिस बांटेंगे। तो ऑडिट भी कहीं पे एक्चुअल में पोस्ट में चल जाएगा और कहीं टाइम पे जाएगा। डिपेंड करता है कि सवाल में प्रोग्रेशन कौन था प्री से पहले। प्री से पहले अगर नॉन कंपनी रहा होगा तो ऑडिट सारा पोस्ट में जाएगा, और प्री से पहले अगर कंपनी ही रहा होगा तब ऑडिट फी का हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? प्रोपोर्शनेट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? ये लिखे नहीं ना होंगे, चलिए इसको हम डाल देंगे और आगे इसका कंटिन्यू हम क्लास करते हैं। थैंक यू।